नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल पिछले हमारे वीडियो में कुछ न कुछ इंटरप्शन आ गया था, कुछ न कुछ बातें रुक गई थी, एक बीच में हल्का सा गैप सा आ गया था। तो मैं वहीं से इस बात को कंटिन्यू करूंगा और साथ में साथ मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो रहा होगा। हम सारी की सारी बातें मेरे दिमाग में रहें कि हमें क्या क्या बातें कवर करनी है, हम उसे अगले अपने टॉपिक में जैसे हमारा टॉपिक बढ़ेगा हम सारी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं रखना है कि कुछ बातें मिस हो रही हैं या फिर कुछ बातें छूट रही हैं। देखिए, वहाँ पर जहाँ पर वीडियो रुका था वहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट या फिर इसकी फील्ड्स के बारे में। तो चार्ज जब भी स्टेशनरी होगा, चार्ज जब भी स्टेशनरी होगा तो अपने आप में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। कैसी? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। अब यही जो चार्ज है जो स्टेशनरी था और स्टेशनरी होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था, जैसे ही हमने इस चार्ज को मूविंग कराया, जैसे ही हमने इसे मूव कराना शुरू किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लग जाता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इन सब बातों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये बातें मिस हो गई थी इसलिए एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, और यही जब चार्ज एसिलरेटेड मोशन करने लग जाता है, तो ये अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने लग जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज जब एसिलरेटेड मोशन करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। आपको पता होगा कि हमारा जितना भी वायरलेस कम्युनिकेशन है वो किसके कारण से ये सारा का सारा वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, ये सारी की सारी वेव्स कैसे जनरेट होती हैं? जब भी चार्जेस का हम एसिलरेटेड मोशन कराते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने समझी और इन सब बातों को हम डिटेल में भी आगे देखेंगे जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट देख रहे होंगे या फिर हम इंडक्शन वगैरह, अल्टरनेटिंग करंट्स वगैरह की बात कर रहे होंगे। तो ये हमने पिछले लेक्चर से जो बात हमारी मिस हुई थी, वहाँ पर जो हमारा वीडियो रुक गया था, वहाँ पर उस बातों को हमने डिस्कस किया है। जहाँ से हमने बात को ख़त्म किया था अपने पिछले लेक्चर में, तो आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट की। इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट की बात कर रहे थे। इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट में हमने देखा था कि 3 प्रकार के करंट के इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहला हीटिंग, दूसरा केमिकल और तीसरा मैग्नेटिक। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट को ही डिस्कस करेंगे। हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस हमेशा और हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस बातों को ध्यान से समझेंगे, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट को, ठीक है। हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, तो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट में पहली बात हम देखते हैं कि मान लीजिए ये कोई आपका रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पे हमने एक लोड लगाया, यानी कि इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करेगी, ये जो करंट फ्लो करेगी, तो इस रेजिस्टेंस में अपने आप हीट जनरेट होगी। जब भी कोई भी ऐसा कंडक्टर हम किसी भी कंडक्टर में जब भी हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं, कोई भी कंडक्टर है, यदि हम उसमें वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो वो कंडक्टर हीट जनरेट करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जितने भी आपने देखे होंगे,
जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपने देखे होंगे, जैसे कि पंखा, बल्ब, ट्रांसफार्मर, मोटर, जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपने देखे होंगे, वो सभी के सभी हीट जनरेट करते हैं। वो सभी के सभी हीट जनरेट करते हैं। हीट क्यों जनरेट करते हैं? हीट जनरेट करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। जिसमें जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जिस कंडक्टर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, वो उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है। इस बात को आपको मिस नहीं करना है कि जिसमें जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, वो उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। अभी हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी देखेंगे तो ये बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम बात कर लेते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस के कारण कैसे इसमें हीट जनरेट होती है। ये एक छोटी सी बात हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। दरअसल होता ये है कि कोई भी कंडक्टर बना होता है कुछ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? एक समुद्र की तरह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी मेटेलिक बॉडी या कंडक्टर बॉडी में अगर हम देखें तो उसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब भी हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव करने लग जाते हैं। जब ये एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा कोलिजन होता है, एक दूसरे से टकराते हैं। और टकराने के बाद इनमें क्या होता है? कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है। और ये जो एनर्जी लॉस होती है, यही हीट के फॉर्म में लिबरेट होती है। यही हीट के फॉर्म में लिबरेट होती है, यही हीट के फॉर्म में निकलती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये हीट किस कारण से लिबरेट होती है। कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का जैसे ही फ्लो आता है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण कोलिजन होता है और कोलिजन के कारण हीट लिबरेट होती है। तो ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये बात सीख ली कि हीट बनती क्यों है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जब भी हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ पर एक चाहें या ना चाहें वहाँ पर हीट ज़रूर से ज़रूर जनरेट हो रही होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो इस बात से हम थोड़ा सा इसके अप्लाइंसेस की तरफ चलते हैं। आखिर इस हीट का हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं क्या अप्लाइंसेस बनाने में? कुछ जगह तो ये क्या होती है, ये हीट अनावश्यक रूप से निकलती है। जैसे कि हमारे फ़ैन, वहाँ पर हमें हीट की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीवी है ना, वहाँ पर हमें हीट की ज़रूरत नहीं है लेकिन हीट निकल रही होती है। इलेक्ट्रिक मोटर, वहाँ पर हीट की ज़रूरत नहीं है लेकिन निकल रही होती है। लेकिन कुछ अप्लाइंसेस ऐसे हैं जहाँ पर हम इसकी हीट का फ़ायदा ले लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस, या फिर आपने देखा हो इलेक्ट्रिक बल्ब, या फिर एक तीसरा इक्विपमेंट फ्यूज़ वायर। देखिए, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्यूज़ वायर, इनसे आपके क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। ये मेटल कौन सा होता है, इसमें कौन सी गैसेस अप्लाई होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। इसलिए इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब काफ़ी सिंपल सा एक सर्किट है। एक ग्लास की बॉडी होती है। इस ग्लास की बॉडी में कुछ एक वायर सी लगी हुई होती है और जैसे ही हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ से लाइट, हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? लाइट के फॉर्म में, कि लाइट निकलनी चाहिए इसमें से, लाइट के लिए इसका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर अनावश्यक रूप से हीट भी जनरेट होती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अब हम लोग कैसे एलईडी बल्ब्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हीट बहुत कम निकलती है और लाइट बहुत ज़्यादा निकलती है। इस तरीके से जो भी एनर्जी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो पाता है। और यही हमारा तरीका भी होता है। जब हम ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो वहाँ पर हम वोल्टेज को डाउन कर रहे होंगे ताकि एनर्जी लॉसेस को बचाया जा सके। ठीक है, तो यही काम हम लगभग आज के हम जितने भी अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं वहाँ पर सभी जगह हम इसका यूज़ करते हैं कि अप्लाइंसेस में एनर्जी लॉस कम से कम हो। लेकिन जो पुराना ये जो बल्ब था, ये पुराने बल्ब में हीट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी लॉस होती थी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन देखिए इसमें से क्या क्या बनता है। क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन कौन सी गैसेस का यूज़ होता है। तो आप याद रखेंगे नाइट्रोजन,
और आर्गन, ये दो गैसेस अगर आपको ऑप्शन में मिलती हैं तो अब इन दोनों गैसेस को टिक करेंगे। बोथ के रूप में अगर दिया हुआ है तो दोनों गैसेस सही हैं, ठीक है। और अगर कोई एक ही ऑप्शन में दिखे, जैसे नाइट्रोजन दिखे या फिर आर्गन दिखे, तो आप इसे टिक कर देंगे। या फिर कभी आर्गन और नाइट्रोजन में ही आपको चूज़ करना पड़ जाए कि ये दोनों ही ऑप्शन में हैं और दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है, तो आप किसे चूज़ करेंगे? तो आप आर्गन को चूज़ करिएगा। तो आप आर्गन को चूज़ करिएगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस फील्ड होती है, तो वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन और आर्गन दोनों ही फील्ड की जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको प्राइमरीली किसी को चूज़ करना हो तो आप आर्गन को चूज़ करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इसमें जो वायर लगी हुई है, ये वायर किस चीज़ की बनी हुई होती है? तो ये वायर बनी हुई होती है टंगस्टन की। टंगस्टन की ये वायर बनी होती है। टंगस्टन की ये वायर का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये वायर बहुत ही पतली होती है और हमें एक ऐसी वायर चाहिए जो कि हीट तो जनरेट करे, लेकिन साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? बहुत ज़्यादा हाई हो, ताकि ये गर्म हो तो पिघले नहीं। गर्म होने पे अगर पिघल गई तो हमारा बल्ब तो फ्यूज़ हो जाएगा, है ना। तो हम किस वायर का यूज़ करते हैं? टंगस्टन का। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3,500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 3,500 3,800 ये आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन ये इस रेंज का होता है। यानी कि 3,500 डिग्री सेल्सियस का जब यहाँ पर हीट अप्लाई होती है तब भी ये सस्टेन करता है, ये तब भी यहाँ पर बचा हुआ रहता है, ये मेल्ट नहीं होता। तो ठीक है, ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड। आइए अब हम इलेक्ट्रिक प्रेस से भी रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं हीटिंग इफेक्ट में ही इलेक्ट्रिक बल्ब से। और इलेक्ट्रिक प्रेस से कौन से क्वेश्चन बनते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेस से पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि यहाँ पर मेटल कौन सा यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जब भी आपसे कभी मेटल पूछा जाए तो आप मेटल में बताएंगे कि इसमें जो मेटल यूज़ किया जाता है वो नाइक्रोम यूज़ किया जाता है। नाइक्रोम। आप कहेंगे नाइक्रोम तो कोई मेटल होता ही नहीं है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो ये दरअसल एक एलॉय है। एलॉय का मतलब दो मेटल का मिक्सचर है। कौन कौन से? ये निकेल और क्रोमियम का मिक्सचर है। निकेल और क्रोमियम का मिक्सचर है। निकेल और क्रोमियम का मिक्सचर बना करके नाइक्रोम बनाया जाता है। और ये नाइक्रोम मेटल किस में लगा हुआ होता है? ये प्रेस में लगा हुआ होता है। प्रेस में इसके साथ साथ क्या लगाया जाता है? माइका शीट लगाई जाती है। माइका शीट क्या करती है? माइका शीट हीट की गुड कंडक्टर होती है, लेकिन करंट की बैड कंडक्टर होती है। इस तरीके से माइका शीट क्या करती है कि हमें हीट तो प्रोवाइड करती है प्रेस में, लेकिन करंट नहीं प्रोवाइड करती। इस तरीके से हमारा जो प्रेस है, जो हमें शॉक लगने से बच जाता है और साथ ही साथ हमारे कपड़े प्रेस हो जाते हैं। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेस से ही इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तीसरी बात फ्यूज़ वायर की कर लेते हैं। फ्यूज़ वायर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। फ्यूज़ वायर के कारण हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, हमारे घर में जो भी बिजली आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, उसके कारण, इस फ्यूज़ वायर के कारण हमारे सारे के सारे अप्लायंसेस बचे हुए हैं। अगर ये फ्यूज़ वायर काम ना कर रही हो और बहुत ज़्यादा करंट आ जाए, फ्यूज़ वायर काम ना कर रही हो और बहुत ज़्यादा करंट आ जाए, तो हमारे सारे के सारे अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं। फ्यूज़ वायर से कुछ गिने चुने क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी ये वायर क्या होती है, किस चीज़ की बनी हुई होती है, इस वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आराम से पढ़ना है ना, बातों का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसके हम लोग लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। एक एक पॉइंट पर डिटेल से बातें कर रहे हैं और हर एक पॉइंट पे जिसमें हम बातें कर रहे हैं उनसे सभी से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, फ्यूज़ वायर जो है, एक बात तो ये कि जैसे कि मान लीजिए ये लोड रेजिस्टेंस है आपका, ये लोड रेजिस्टेंस है, इसका मतलब करंट यहाँ पर जा रही है। इसके सीरीज़ में ही हम फ्यूज़ वायर को कनेक्ट करते हैं। इसके सीरीज़ में ही हम फ्यूज़ वायर को कनेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि फ्यूज़ वायर को
लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है या पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल कभी मत लगाइएगा, इसे हमेशा और हमेशा सीरीज़ कनेक्शन किया जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। जब भी कभी सीरीज़ कनेक्शन होता है तो सीरीज़ कनेक्शन में जो करंट यहाँ पर जा रही होती है, इस वायर से जा रही होती है, वही करंट इस रेजिस्टेंस से भी जा रही होती है, इस लोड रेजिस्टेंस से भी जा रही होती है। तो सेम करंट जब जा रही है तो इसके कारण जो भी इफेक्ट जनरेट होगा, जितना इफेक्ट फ्यूज़ वायर पे जनरेट होगा उतना ही इफेक्ट रेजिस्टेंस में भी जनरेट होगा, जबकि पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो पहली बात तो ये कि फ्यूज़ वायर को सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, तो हमेशा और हमेशा सीरीज़ कनेक्शन होता है इसका, हमेशा और हमेशा सीरीज़ कनेक्शन होता है। फिर अगला क्वेश्चन फ्यूज़ वायर से बनता है कि इसमें मेटल कौन सा यूज़ किया जाता है, कौन सी धातु यूज़ की जाती है। तो इसका मेटल के लिए जब भी कभी बात की जाए तो इसके मेटल के लिए आप बताएंगे कि इसमें टिन यूज़ किया जाता है, मुख्यतः टिन यूज़ किया जाता है। लेकिन दरअसल ये प्योर टिन ना हो करके ये इसमें लेड भी मिक्स होता है। टिन और लेड, लेड को पीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो टिन और लेड का ये मिक्सचर होता है। लेकिन कभी अगर आपको ऑप्शन में लेड नहीं मिल रहा हो, तो आप टिन को ऑप्शन टिक कर सकते हैं, टिन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो अगर आपको मिक्सचर में दिखेगा तो जो भी टिन और लेड आपको दिखाई दे वही आपका सही ऑप्शन होगा, उसी के लिए आप फ्यूज़ वायर के लिए टिक करेंगे। तो फ्यूज़ वायर के लिए बारे में हमने दो बातें जान ली, एक तो इसका सीरीज़ कनेक्शन होता है और दूसरा ये बनी हुई होती है टिन और लेड से। तीसरा क्वेश्चन इसी फ्यूज़ वायर से बनता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और इसका साथ ही साथ रेजिस्टेंस कैसा होता है। तो आप हमेशा और हमेशा याद रखेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस बात को ये कई बार पूछा जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हमेशा लो होता है। देखिए ये करंट जो पास हो रहा है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो ये सर्किट से पहले ही ब्रेक हो जा रहा होगा, और जैसे ही सर्किट से पहले ब्रेक हो जा रहा होगा तो सर्किट से पहले ब्रेक हो जाने के कारण ये क्या होगा, ये सर्किट को बंद कर देगा। यानी कि जब भी ज़्यादा करंट फ्लो होने वाली होगी तो सर्किट पहले से ही टूट जाएगा, और सर्किट जब टूट जाएगा तो ये बाकी के जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं वो फ्यूज़ होने से या ख़राब होने से बच जाएंगे। तो ये फ्यूज़ वायर क्या करता है, अपने आप को मेल्ट करा के, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इसलिए अपने आप को मेल्ट करा के बाकी पूरी की पूरी सर्किट को बचा लेता है। तो ठीक है, पहली बात हमने जानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन दूसरी बात, इसके रेजिस्टेंस के बारे में हमेशा और हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, ये बात आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कई जगह पे आपको लो रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है कि ऑप्शन में लिखा हुआ हो लो रेजिस्टेंस। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि हाई और लो, जब भी हम कभी चीज़ें इंडिकेट करते हैं कि कोई भी चीज़ ज़्यादा है या कम है, तो हम ज़्यादा या कम किस बिना पे कहते हैं, किसी दूसरी चीज़ के बिना पर, कि कोई चीज़ अगर कम है तो दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, और कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसकी अपेक्षा में दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। यानी कि हाई और लो एक रिलेटिव टर्म है, एक अपेक्षाकृत वाली टर्म है ना। तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस, मैंने कहा रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, तो इसका रेजिस्टेंस, फ्यूज़ वायर का रेजिस्टेंस किसकी अपेक्षा में हाई होता है, तो ये जो वायर है, जो वायर का कनेक्शन है, जिस वायर से कनेक्ट है हमारा पूरा का पूरा सर्किट, इस वायर से इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इस वायर से फ्यूज़ वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है। लेकिन लोड रेजिस्टेंस से इसका रेजिस्टेंस हाई नहीं होता, लोड रेजिस्टेंस से फ्यूज़ वायर का रेजिस्टेंस लो होता है, लोड रेजिस्टेंस से लो होता है और वायर जो भी कनेक्टेड हैं उससे हाई होता है। इसलिए ये बात आपको हमेशा और हमेशा याद रखनी है कि फ्यूज़ वायर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन अगर कभी लोड रेजिस्टेंस दे दिया जाए तो लोड रेजिस्टेंस से इसका रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी हीटिंग से रिलेटेड और अप्लायंसेस से रिलेटेड। अप्लायंसेस में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
और भी अगर कोई भी बातें आती हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कमेंट सेक्शन में आपको उससे रिप्लाई करेंगे। इसमें एक और बात है, इसकी कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स को लेकर के, तो उन्हें भी हमें इसी टॉपिक में डिस्कस करना है। तो ठीक है, इस लेक्चर को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन ये हमेशा कहा जाता है कि क्या करंट सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ही जनरेट करता है? क्या करंट कभी किसी चीज़ को कूल भी कर सकता है क्या? कि हम किसी भी चीज़ में करंट पास करें और चीज़ गर्म होने की बजाय ठंडी होनी शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो देखिए, मैं आपको एक छोटे से डिस्क्रिप्शन दूंगा कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है? उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, ये एक्सपेरिमेंट कई बार पूछे जाते हैं, तो इसमें जो छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं थ्योरीज़ के रूप में, उन थ्योरीज़ को मैं एक छोटे से फॉर्म में आपको डिस्कस करके बता दूंगा। वो छोटी छोटी बातें ही आपको याद रखनी है, आपको इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बातें कौन सी हैं? वो बातें हैं थर्मोकपल की। थर्मोकपल, ठीक है? थर्मोकपल क्या होते हैं? बेसिकली आप जब भी ऐसे दो वायर ले लें, दोनों वायर क्या हों? अलग अलग मेटल की बनी हुई हों। मैंने अलग अलग कलर से भी डिनोट कर दिया है इन्हें। तो दो वायर जब अलग अलग मेटल से बनी हुई हों, मान लेते हैं एक आयरन से बनी हुई है और एक कॉपर से बनी हुई है, ठीक है? आप कोई भी दूसरे मेटल ले सकते हैं, ठीक है? और आप एक एंड को गर्म करना शुरू कर दें, और दूसरे एंड को ठंडा करना शुरू कर दें, ठीक है? ये हमने बर्फ़ रख दी एक तरफ, दूसरी तरफ आग लगा दी। एक एंड को हम गर्म कर रहे हैं, दूसरे एंड को हम ठंडा कर रहे हैं। जब कभी भी ऐसा हम करेंगे तो यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, एक करंट जनरेट हो जाती है, ठीक है? इन दोनों वायर्स के बीच में एक करंट जनरेट हो जाती है, एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। और ये जो करंट जनरेट हो गई, तो इस इफेक्ट को खोजा था सीबेक ने खोजा था, इसलिए इसे सीबेक इफेक्ट कहा जाता है। थर्मोकपल पढ़ रहे हैं, दो अलग अलग प्रकार के अलग अलग मेटल की वायर हैं, एक एंड को हम गर्म कर रहे हैं, दूसरे एंड को हम ठंडा कर रहे हैं, और इस तरीके से जो करंट फ्लो हो रही है, इसे हम सीबेक इफेक्ट कह रहे हैं। दूसरा, इसी तरीके से अगर हम काम करें कि हम दो अलग अलग मेटल की वायर लें, और इन मेटल वायर में हम क्या करें कि अब की बार हम इसे गर्म ना करके हम इसमें करंट ही सप्लाई कर दें, यानी कि हम वोल्टेज लगा दें। और हमने अब की बार इसे गर्म या ठंडा नहीं किया, तो हम अपने आप ही देखेंगे कि एक एंड इसका हॉट हो जाएगा और दूसरा एंड कोल्ड हो जाएगा, ठीक है? पहले हमने क्या किया, हॉट और कोल्ड किया जब भी, तो यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट हो गया, यानी कि एक करंट प्रोड्यूस हो गई। दोबारा हमने क्या किया कि हमने करंट ही प्रोड्यूस करी। करंट जब जैसे प्रोड्यूस करी तो इसका एक एंड हॉट हो गया और दूसरा एंड कोल्ड हो गया। इस तरीके के प्रभाव को हम पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है? पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए, करंट ही है जो कि हीट भी कर रही है और दूसरी तरफ कोल्ड भी कर रही है, ठीक है? एक और इफेक्ट है इसी के साथ साथ, जिसे हम थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। थॉमसन इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थॉमसन ने क्या किया कि एक एंड को गर्म करना शुरू किया। उसने दो वायर नहीं ली। यहाँ पर क्या ले रहे थे हम? थर्मोकपल में दो प्रकार की वायर ले रहे थे, है ना? यहाँ पर इसने क्या किया, सिर्फ एक ही वायर ली, कोई सी भी वायर, आयरन की, कॉपर की, टिन की, कोई भी वायर। एक एंड को इसने गर्म करना शुरू किया और दूसरे एंड को इसने ठंडा किया, और साथ ही साथ करंट को भी पास कराया। अभी क्या कर रहे थे? या तो ठंडा गर्म कर रहे थे या फिर करंट पास करा रहे थे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही काम कर रहे हैं। एक एंड को ठंडा और एक दूसरे एंड को गर्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ करंट भी पास करा रहे हैं। तो ऐसा करने पर कुछ मेटल्स
हीट लिबरेट करते हैं तो कुछ मेटल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जो वह मेटल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो उनका हम रेफ्रिजरेशन के में यूज़ कर सकते हैं। जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट कहते हैं, और जो हीट लिबरेट करते हैं उन्हें हम निगेटिव थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कॉपर का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर हम इसकी करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाएगी। जैसे कि अभी हम करंट हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ भेज रहे थे तो हीट लिबरेट हो रही थी। जब हम कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ भेजने लग जाएंगे तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होने लग जाएगी, हीट एब्जॉर्ब होने लग जाएगी। और जैसे ही हीट एब्जॉर्ब होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट। यानी कि करंट के कारण हीट इफेक्ट जनरेट भी होती है और हीट एब्जॉर्ब भी होती है। ठीक है, तो ये हम थर्मोकपल से जान सकते हैं। इस तरीके की कभी आपसे बात पूछी जाती है, सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट। दरअसल ये बातें कुछ और भी डिटेल में हैं कि किन किन एलिमेंट्स में पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट देखने को मिलता है, किन एलिमेंट्स में निगेटिव थॉमसन इफेक्ट को देखने को मिलता है। और भी कुछ डिटेल्ड बातें हैं, लेकिन ये बातें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, हमें सिर्फ इतनी ही बातें जानने की ज़रूरत है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वही बातें बताऊँ, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, आपके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनके हिसाब से आपको रिलेवेंट हैं। साइंस के टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन बातों को छांटना कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। कई बार हम पढ़ते पढ़ते इतनी सारी बातें पढ़ लेते हैं, यानी कि जैसे कि हमें IIT या AIEEE का एग्ज़ाम निकालना हो, है ना, कोई हमें टेक्निकल एग्ज़ाम देना हो, तो हम टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं जनरल साइंस के लिए। अगर हम टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे होते तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते, उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बातों को सीख रहे होते। तो हमें ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारी चैनल्स में बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, और आपको अगर देखें तो आपको इस तरीके से जनरल साइंस के टॉपिक बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, या आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको इस तरीके से टॉपिक नहीं मिलेंगे। वहाँ पर जो भी बातें पढ़ाई जा रही हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से रेलेवेंट भी नहीं हैं। हमने इसको तैयार किया है और बहुत ही ऐसा क्रिस्प तरीके से तैयार किया है ताकि जो आपके लिए एग्ज़ाम में रेलेवेंट है बस हम उसी ही बातों को ध्यान दें, अननेसेसरी बातों को आपको छांटा जाए। ठीक है, तो आप इसे देखिए, ध्यान से समझते हैं हम इसे। तो देखिए, हम लोगों ने बात कर ली, थर्मोकपल की बात कर ली, हम लोगों ने इससे पहले बात कर ली कि कौन कौन से अप्लायंसेस यूज़ होते हैं। एक और बात कर लेते हैं हम इसमें, इसके मैथमेटिकल फॉर्म के बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो कि कई बार पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें से क्वेश्चन बन जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी चार्ज को हमने कोई ना कोई वर्क किया, जैसे चार्ज यहाँ से गया और यहाँ से जा कर के ये पूरी की पूरी इसने सर्किट कंप्लीट करी। ठीक है, तो जो भी इसने वर्क किया इस चार्ज को पूरी की पूरी सर्किट में कंप्लीट कराने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो V इक्वल्स टू हम कह सकते हैं कि V इक्वल्स टू W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज। W क्या है? वर्क है। Q क्या है? चार्ज है। वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क को हम जूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जूल्स। और हीटिंग इफेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो यही वर्क कन्वर्ट हो जाता है किस में? हीट में। जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये जो वर्क किया जा रहा है इस चार्ज पे, यही वर्क कन्वर्ट हो जाता है किस में? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और वर्क को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? जूल्स में। और चार्ज को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कूलम में।
इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट तो होती है, वोल्ट के साथ साथ इसकी यूनिट जूल पर कूलम भी होती है। कहीं कभी आपको दिख जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट और वहाँ पर वोल्ट ना दे रखी हो, वहाँ पर दे रखा हो जूल पर कूलम, तो आप वहाँ पर जूल पर कूलम भी आप टिक करेंगे और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ रखा है ओम्स लॉ से V = IR। ठीक है, I क्या है? करंट, जो कि हम एम्पियर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, और R क्या है? रेजिस्टेंस जिसे हम ओम्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। और I, ये जो करंट है, करंट के लिए हम क्या बात करते हैं? करंट चार्ज पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये मैं इसलिए संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ओम्स लॉ में पहले आपको बता चुका हूँ, और साथ ही साथ हम लोग करंट भी डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज पर कूलम, तो चार्ज को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? कूलम में, और टाइम को सेकेंड में। तो कूलम पर सेकेंड भी क्या कहलाता है? एम्पियर, है ना। कूलम पर सेकेंड क्या कहलाता है? एम्पियर, यानी कि I = Q/T। देखिए, इन्हीं फार्मूले से हम हीटिंग कितनी हो रही है इस बात को हम निकाल सकते हैं। कैसे? W = VQ हो जाएगा, V × Q, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। V को हम लिख सकते हैं IR, और Q को लिख सकते हैं I × T, लिख सकते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q = I × T। तो I का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए ये क्या हो गया? I² और RT। ये जो फार्मूला निकल करके आया W = I² RT, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। W = I² RT। इसी W = I² RT को हम क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यही हीटिंग का फॉर्मूला है जो कि जूल ने दिया था। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है I² RT को। यही वर्क क्या किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि इस चार्ज को लग रहा है इस पूरे के पूरे सर्किट से पास होने के लिए। यही W क्या कहलाती है? हीटिंग। यही W वर्क क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में, और यही हीटिंग कहलाता है। इसे ही कहा जाता है ये I² RT जूल्स। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। इसका मतलब हीटिंग किस पे डिपेंड करेगी? करंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। अगर हम करंट थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर टाइम्स क्या हो जा रही होगी? करंट बढ़ जा रही होगी। साथ ही साथ हीटिंग किस पे डिपेंड कर रही है? रेजिस्टेंस पे। हम लोगों ने बात की थी कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? हीट डेवलप हो रही होगी। और साथ ही साथ ये किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे डिपेंड करती है। जितनी देर तक करंट पास हो रही होगी उतना ही ज़्यादा कोई भी कंडक्टर हीट करेगा। तो ठीक है, इसे हम I² RT किस चीज़ पे डिपेंड करती है? करंट के स्क्वायर टाइम्स पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। तो इस तरीके से हम I² RT को डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बचती है आपकी, एक छोटा सा टॉपिक और बचता है। यहाँ पर हम पावर को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने अभी क्या डेवलप देखा? हीट को देखा। हीट के साथ साथ हम पावर को देख लेते हैं। पावर क्या होती है? पावर कहा जाता है वर्क पर यूनिट टाइम। एक सिंगल टाइम में हम जितना काम कर सकते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। और वर्क के बारे में हमने देखा था कि वर्क = क्या है? V × Q। वर्क बराबर क्या है? V × Q, और Q को हम लिख सकते हैं I × T। Q को लिख सकते हैं I × T। तो ये हो गया V, और साथ ही में अपॉन में ये T भी है। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग नोट डाउन कर लें इसे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। ठीक है, Q इक्वल्स टू क्या है, I इंटू टी, तो ये हो गया V I इंटू टी, Q की जगह हमने इसको रख दिया। तो इस तरीके से T और T कैंसिल आउट हो गया, तो वोल्टेज इंटू करेंट, वोल्टेज इंटू करेंट इक्वल्स टू पावर। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि अगर मान लीजिए 220 वोल्ट की सप्लाई है और कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि 0.1 एम्पियर करंट ले रहा है, तो हमें बताइए कि उसकी पावर कितने वाट्स है। पावर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वाट्स में। तो आप कमेंट में बता सकते हैं 220 वोल्ट और 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो 220 गुणे 0.1 हम जब करेंगे तो 0.1 का मतलब है 1/10, यानी कि ये चीज़ कितने की है, तो 22 वाट्स की है, 22 वाट। इसका आंसर हो जाएगा क्या, 22 वाट। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे लिए जा सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस वाला पता होना चाहिए और हीटिंग इफेक्ट वाला पता होना चाहिए, हीट वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस पावर से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को करा देता हूँ। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमने इतनी वोल्ट की सप्लाई दी है, इतना करंट कंज्यूम हो रहा है और साथ ही साथ पर यूनिट बिल कितना लग रहा है, 5 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि अच्छा मुझे बताइए कि हमारा टोटल बिजली का बिल खर्च कितना आएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 250 वाट का कंजम्पशन है, 250 वाट्स का कंजम्पशन है। ठीक है, और हर रोज़ 10 घंटे बिजली चलती है, हर रोज़ 10 घंटे बिजली चलती है, 10 आवर्स 10 घंटे बिजली चलती है और महीने के 30 दिन बिजली चलती है, महीने के 30 दिन बिजली चलती है और रेट कितना है, 5 रुपये पर यूनिट है। मान लेते हैं 5 रुपये पर यूनिट या फिर 4 रुपये पर यूनिट मान लेते हैं, 4 रुपये पर यूनिट। ठीक है, 4 रुपये पर यूनिट है, तो टोटल बिजली का खर्च कितना आएगा, टोटल हमारा खर्च कितना आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपको डेटा दिया हुआ है आपको सभी को मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड कर देना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। 1000 से क्यों, क्योंकि हमारे घर में जो बिजली यूज़ होती है वो यूज़ होती है किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितने हज़ार वाट चलते हैं, तब 1 रुपये यानी कि 1 यूनिट बिजली का बिल आता है। तो जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम सभी का मल्टीप्लाई कर दे रहे होंगे और 1000 से डिवाइड कर दे रहे होंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने ये 3 0 कट हो गए, 3 0 कट होने के बाद ये कितना हो गया, 25 चौके 100 और 100 तिया 300, तो ये 300 रुपये बिजली का बिल आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर आपका वाट अलग कर देगा, घंटे अलग कर देगा, या फिर डेज अलग कर देगा, या फिर रेट चेंज कर देगा, लेकिन आपका कंसेप्ट यही रहेगा। आपको सभी को मल्टीप्लाई करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड, है ना। हम लोगों ने इतनी सारी बातें करी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को लेकर के। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को लेकर के। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को लेकर के आप लोग तैयार रहिएगा, हम लोग बहुत ही अच्छे से लेक्चर लेकर के आएंगे। ये लेक्चर आपको कैसा पसंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।